खगोल विज्ञान, जो मैथमेटिकल टूल आर्यभट्ट ने पहली बार दिया ग्रहों सौर मंडल के चक्रमण करने का, और जिस तरह उन्होंने मापन का सिद्धांत भी दिया, सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं किया, कैसे नापा उन्होंने, और उन यंत्रों की बात की, कैसे छोटे छोटे यंत्रों से उन्होंने छाया से सूर्य के और भ्रमण की बात निष्कर्ष निकाले। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तो पहले से था, लेकिन उसको चलो मान लिया हमने कि वो गीत रूप में है, सूत्र रूप में है, लेकिन आर्यभट्टिका में पूरा का पूरा सिद्धांत ही लिखा हुआ है गणना करने का। उसके बारे में कहीं 2-4 लाइन भी चर्चा नहीं होती। पूरे सिद्धांत, आरामीर की बृहद संहिता, ब्रह्मगुप्त के स्फुट सिद्धांत, भास्कराचार्य की लीलावती, नारायण पंडित के मैजिक स्क्वायर। आजकल मैजिक स्क्वायर बहुत फेमस है कि ये यूरोप से आया। नारायण पंडित 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में ही मैजिक स्क्वायर का आज के मैजिक स्क्वायर से ज्यादा संश्लिष्ट और बोधगम्य और बुद्धि को व्यायाम कराने वाले मैजिक स्क्वायर, इंटरेस्टिंग मैजिक स्क्वायर नारायण पंडित के श्लोकों में, वो हमने नहीं देखा। तो हम खगोल विज्ञान भी नहीं देखे, हमने मैथमेटिक्स भी अपना नहीं देख रहे हैं, अपनी फिजिक्स नहीं देख रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत को नाम से भले जानते हैं, लेकिन उसकी वैज्ञानिकता क्या है उसके विषय में आज के चिकित्सा विज्ञान के लोग जो चर्चा करते हैं, उसकी मैं नहीं कह रहा हूं उसकी कोई नकल किया है, लेकिन वो एक अलग शोध परंपरा हो सकती है, इनकी एक अलग शोध परंपरा हो सकती है, लेकिन वह एक वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया थी। ये सिद्ध करने के लिए बच्चों के मन में भाव आना चाहिए। बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, महर्षि पाराशर का कृषि विज्ञान, कृषि संहिता, वृक्ष आयुर्वेद पाराशर का वनस्पतियों के बारे में चर्चा, अथर्ववेद में तमाम वनस्पतियों की चर्चा, आपके क्लोरोफिल जैसी चीजों की चर्चा अथर्ववेद के मंत्रों में, हम उसका कहीं भी बच्चों को थोड़ा भी बोध नहीं देते हैं। और एक सवाल उठा देते हैं बहुत सारे लोग कि साइंस टेक्नोलॉजी कहां थी। एक सवाल अक्सर उठाते हैं लोग कि मान लिया कि आपके ग्रंथों में बहुत सिद्धांत थे, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी कहां थी। उनसे मैं अक्सर ये पूछता हूं बहुत ही आराम से कि मुझे ये बताओ कि दुनिया में अभी भी खरबों वनस्पतियां होंगी, अनगिनत वनस्पतियां होंगी जिनके बारे में कि हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं अभी भी, लेकिन उनमें से ही कुछ चुनिंदा औषधियों से ही उपचार हो सकता है, और वो चुनिंदा ही वनस्पतियां और फल खाने के लिए हमें सुझाव दिए गए हजारों साल से। तो ये क्या बिना शोध के और बिना किसी विज्ञान के क्या हम आज खा देते हैं सब्जी दाल और रोटी चावल, समझते हैं कि क्या पहले दिन मनुष्य पैदा हुआ था और वो थाली परोस के ईश्वर ने दे दिया था। क्या उन्होंने वनस्पतियों पर लंबी शोध नहीं किया होगा? क्या वो विज्ञान नहीं है क्या? दूसरा, जो धनुष बाण, रावण की नाभि में बाण मारते हैं राम, तो बिना ये जाने हुए कि किस कोण से, कितनी गति से, कितनी प्रत्यंचा खींच करके, किस ट्रेजेक्टरी के साथ भेजना है बाण को कि उस जगह पर ही लगे, ये बिना विज्ञान के, बिना टेक्नोलॉजी के है क्या? तमाम जो सरस्वती सिंध सिविलाइजेशन के कालीबंगन में मल्टी क्रॉपिंग की बात होती है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर सरस्वती सिंध के एक्सकवेशंस के बारे में, तो वहां लिखा हुआ है कि उत्तर दक्षिण सरसों बोया जाता था, तो इसके क्रॉस जो लाइन होती थी वर्टिकल, उसमें पूर्व पश्चिम में चना बोया जाता था, और उसकी लॉजिक दिया गया था कि सूर्य की किरणों की छाया किसे बचाने के लिए ऐसा किया जाता था। तो मल्टीपल क्रॉप पैटर्न, प्लॉइंग का सिस्टम, तमाम कृषि यंत्र बनाना, सिंचाई का मैनेजमेंट सिस्टम होना, आज भी दुनिया का सबसे पुरातन अनिकटू का जो एक डैम है जो चोल साम्राज्य ने बनाया था, अभी भी तमिलनाडु में स्थित है, और वो दुनिया का सबसे पुराना बनाया हुआ वर्तमान में भी चालू डैम है। तो सबसे पुराना बना हुआ आज भी चालू डैम हो, काम कर रहा हो, वो बिना टेक्नोलॉजी की हो गया। दक्षिण के इतने मंदिर हैं बिना मेटलर्जी और टेक्नोलॉजी के बन गए। तो ये कहना कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमने जो विकसित किया है, उसके अलावा कोई भी टेक्नोलॉजी जो थी वो गलत है, ये बात
हमें बच्चों के जहन में डालना होगा कि हम कोई जादू टोने वाले देश के लोग नहीं हैं। हम एक समृद्ध सांस्कृतिक बौद्धिक प्रक्रिया से गुजरी हुई एक बहुत ही सुसंस्कृत सामाजिक प्रक्रिया के हिस्से हैं। और दूसरा, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या लाभ करेगा? सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक रूप से आज बहुत विकृतियां दिखती हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के, जब मैं IITIM में कभी कभी जाता हूं बात करने, तो कहते हैं कि ये जो दुनिया भर की जो क्रुएलिटी दिखाई पड़ती है सोशल स्ट्रक्चर में, क्या ये भारतीय ज्ञान परंपरा है? आप इसका रिवाइवल तो नहीं करना चाहते हैं? डू यू विश टू रीइंफोर्स दीज काइंड ऑफ सोशल क्रुएलिटीज एंड inequalities again in India? They have this fundamental question. तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि ताकि आज के बच्चों को यह स्पष्ट हो, यह भारत की किसी संस्कृति, किसी दर्शन में असमानता नहीं थी। ये कालांतर में इसमें दोष आ गए हैं, और हर दर्शन में ऐसे आते हैं फंक्शनल डिस्टॉर्शंस। किसी भी दर्शन के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है उसका मेटाफिजिकल पक्ष, दूसरा होता है उसका इथिकल पक्ष, मॉरल इथिक्स, तीसरा होता है उसका फंक्शनल। तो क्रियात्मक पक्ष में हजारों साल के बाद जो संस्कृति चली हो, जो दर्शन चला, उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं। लेकिन उन कमियों को अगर हम एक कहें कि ये मूल निकष तत्व है हमारे सांस्कृतिक मूल्यबोध का, जैसा कि 19वीं शती में बहुत सारे हमारे जो समाज सुधारक थे, उन्होंने ये मान लिया, इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य दर्शन में ही इसका समाधान ढूंढने की कोशिश किया। और डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा नहीं किया। सामाजिक क्रूरता का सबसे अधिक अनुभव डॉक्टर अंबेडकर ने किया, लेकिन उन्होंने समाधान तलाशा अपनी ज्ञान परंपरा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, जो भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं जानते थे, उन्होंने इसका समाधान ढूंढा पाश्चात्य दर्शन। ये भूल ना हो, पुनः अपना समाधान हम अपने मूल्यबोध के अंदर करें और उसका समाधान करने का साहस करें। और हमारी संस्कृति के वास्तव में क्या थे? यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं तत् न विजुगुप्सते। ईशोपनिषद का जो वाक्य था, ईशा वाश्यविदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीता मा हृदय कस्य सिद्धनम। सकल विश्व एक नीड़म, यजुर्वेद का वाक्य। जिस तरह का एक, जो भी स्वामी जी ने कहा, संगक शब्दम संबद्धम संभो मनान से जानताम, समानी मन समानी मंत्र समानी सवित सहचेत साम। तो जो एक समानता की बात थी, जो एक वास्तविक जो बोध था हमारे मूल्यों का, या बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग की बात है, जैन के जो पंच महाव्रत की बात है, मनुस्मृति के 10 धर्म लक्षणों की बात है, या गीता के 16वें अध्याय के दैवी संपद की बात है, उसमें कहाँ असमानता है? उसमें कहाँ क्रूरता है? बिल डुरां जो एक अमेरिकन फिलोसफर है, वो तो यहां तक कहता है, 20वीं सदी का फिलोसफर था वो कहता है कि पूरी दुनिया को अगर संस्कृति की जननी भारत रही है, दुनिया की समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा रही है। कहता है कि जो करुणा क्रिश्चियनिटी में आई, वो बुद्ध की करुणा से आई। वो कहता है जो लोकतंत्र की अवधारणा आई यूरोप में, वह भी भारत की सभा समितियों जो वेदों में थी, उसके माध्यम से ही उसका एक बढ़ा हुआ एक्सटेंडेड स्वरूप है, एक्सटेंशन है उसका। तो जो लोग हमारी ज्ञान परंपरा को जानते हैं, विदेशी लोग जो पढ़े, एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से जो पढ़े, या जो दारा शिकोह ने उपनिषदों की जो फारसी में ट्रांसलेशन कराया था उपनिषद, जब वो उसकी मृत्यु के बाद उसका जो फ्रेंच डॉक्टर लेके जाता है फ्रांस में, डुप्रोन उसका फ्रेंच अनुवाद करता है और जर्मन में सापेनहॉर और स्नीगल बंधु करते हैं, उन दर्शनों को पढ़ करके वो हमारी भारतीय संस्कृति के उपासक होते हैं। और हम अपनी संस्कृति की ज्ञान परंपरा को न जानने की वजह से व्यवहार में आई विकृतियों का समाधान पाश्चात्य से देखते हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए, सोशल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए भी जरूरी है कि अपने मूल को जाने। और एक अंतिम बात लोग बहुत उठाते हैं कि इसमें इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? अगर हम जान भी लेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा, तो हमें नौकरी तो नहीं मिलने वाली है, हम बिजनेस कहाँ करेंगे? तो उनको मैं कहा कि भाई देखो,
साइंस टेक्नोलॉजी या आज की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आपको कहीं भी तोड़ा नहीं जा रहा है। शिक्षा में भारत हमेशा कहता रहा है, आनो भद्राः कर्तो यन्तु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जितने भी अच्छे विचार शुभ विद्वतापूर्ण आते हैं सबको ग्रहण करो। संगम हमारा जो होता था, जो संगम पर हम लोग मेला करते हैं, कुंभ, उसकी परंपरा ही थी, विमर्श की परंपरा कि आओ विभिन्न विचारों के लोग विभिन्न पगडंडियों से विभिन्न मार्गों से आओ, एक साथ बैठ करके तात्विक मीमांसा करते हैं। जो संस्कृति बौद्ध कॉन्क्लेव की रही हो, पंथों और दर्शनों के मध्य में संगम की रही हो, विमर्श की रही हो, तर्क की रही हो, जिसमें न्याय दर्शन का विमर्श और तर्क प्रभावी रहा हो, वहां पर हम विज्ञान प्रौद्योगिकी को, आज के निवेश को, नॉन में इसको नहीं रोकना चाहते, लेकिन हम बच्चों के अंदर नेतृत्व की प्रवृत्ति डालना चाहते हैं, गौरव का बोध करते हुए कि सिर्फ पाश्चात्य के लोग इन शोध नहीं कर सकते, बल्कि तुम ऋषियों की संतान हो, तुम इतने विद्वानों की तुम्हारी एक लंबी श्रृंखला रही है, तुम अगर शोध करना चाहोगे तो तुम्हारे अंदर पौरुष ज्यादा है और तुम बड़े नॉन में इसके साथ इस देश को खड़ा कर सकते हो और विश्व को नया स्वरूप दे सकते हो। ये बोध लाना है। और शुद्ध रूप से इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में एक छोटी सी बात बता के अपनी बात यहीं पर विराम दूंगा। इकोनॉमिक वैल्यू की जो बात करते हैं लोग, आप लोगों ने पेटेंट राइट की बात सुना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेटरी बोर्ड, नीम का पेटेंट करा लिया कैलिफोर्निया की कंपनी ने, अरहर का पेटेंट करा लिया वर्जीनिया की कंपनी ने, अरहर दाल का। हल्दी का पेटेंट कराने के लिए जर्मनी की कंपनी एप्लीकेशन दिए हुए है। और चरक संहिता में हमारे लगभग 1100 औषधियों की चर्चा है, तो कम से कम 1100 कारपोरेट कंपनी तो भारत में खड़ी हो सकती है ना, अगर उस पर शोध करके हम पेटेंट करा लें तो। आज नॉलेज सोसाइटी है, नॉलेज इकोनॉमी है, अगर हम पुरानी ज्ञान परंपरा को ठीक से जाने और उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रिसर्च करें, एक बड़े से बड़े अपने हम पेटेंट करा करके पूरे वैश्विक स्तर पर हमारे बच्चे, हमारे युवा एक साथ जुड़ करके बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी कॉर्पोरेट क्रांति में भी ला सकते हैं। तो इसके इकोनॉमिक वैल्यूज भी हैं अपनी ज्ञान परंपरा के, सोशल कल्चरल आइडेंटिटी की वैल्यूज के साथ साथ। और जब स्वामी रामदेव पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से यही शोध कराने लगे, तो सारे आधुनिक जो सो कॉल्ड रिसर्चर्स हैं उनके मन में पीड़ा होने लगी कि अगर ये औषधियों का साइंटिफिक वैलिडेशन खड़ा हो जाएगा तो हमारे चाइना और यूएसए के फार्मास्यूटिकल कंपनियों का क्या होगा। तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों पतंजलि योगपीठ के रिसर्च फाउंडेशन खड़े हो सकते हैं और बड़े बड़े स्वदेशी साम्राज्य खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक वैल्यू भी अपने बिना सिस्टम को झांके नहीं मिल सकती, वैल्यूज नहीं मिल सकते, कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता, प्राइड नहीं मिल सकता, लीडरशिप क्वालिटी नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का समन्वय आवश्यक है। आप पहले से आश्वस्त थे, लेकिन मैं इतना दूर चल के आया था, ऐसा नहीं था कि आपको मालूम नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, आप सभी को मालूम है, लेकिन आपको सिर्फ एक बार पुनः स्मृति में अंश को पुनः एक प्रज्वलित करने के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं पहले से प्रज्वलित है तो आपको बहुत साधुवाद। मेरे साथ जुड़े भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ, मेरे का अर्थ है हमारे को ट्रेवलर बने, सहयात्री बने, और जिस रूप से जुड़ सकते हो, जितना जुड़ सकते हैं उसके साथ जुड़े और धीरे धीरे इस कारवां को आगे बढ़ाएं, ताकि इस देश में पुनः अन्य बोर्ड भी भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप वो खुद को भी अलाइन करने लगे। इससे भी मेरी प्रसन्नता है, क्योंकि इससे हमारा तो मकसद है कि एक बोर्ड नहीं बल्कि सारा देश के ही बोर्ड इस तरह के हो जाए। तो आप इसमें अगर जुड़ने की कोशिश करें, यही मेरा आग्रह है आपसे। और आपने बहुत ही धैर्य से सुना, आपको, आपके धैर्य को भी मैं बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप आमंत्रित। सर नमस्ते जी, मैं आदित्य प्रजापति बुरहानपुर से। हम वहाँ पर आर्य समाज के माध्यम से 2 विद्यालय चलाते हैं और करीब 35 साल से चला रहे हैं। एक समय वहाँ पर 1200-1300 बच्चों की उपस्थिति रहती थी, जिसमें मैं खुद भी अध्ययन कर रहा हूँ। अब स्थिति ये आ गई है कि हम चूँकि अपनी पद्धति से चलते जा रहे हैं, तो अब बच्चों की स्थिति वहाँ पर बहुत कम हो गई है। अभी हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, तो
अभी 12वीं तक क्लास चलती है एक विद्यालय में और एक में 10वीं तक, तो हम आज की स्थिति में आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, आपने अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल से ले रखा है, इसका मतलब है कि आपको 8वीं तक के लिए यहाँ के बेसिक एजुकेशन से ऑलरेडी मान्यता रही होगी, तभी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपको दिया होगा बोर्ड का मान्यता। तो उसमें अगर हमारी वेबसाइट है bsb.org.in, उसमें एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में शिफ्ट करने की भी प्रक्रिया प्रावधान दिया गया है। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। और जब तक ये प्रक्रिया, मान लो आपको लगता है कि महीने 2 महीने लग सकता है, जो भी विचार करना है, तो आप चाहें तो अभी जो भी पुस्तक आप चला रहे हो, क्योंकि क्लास 8 तक की पुस्तकों के लिए कोई कंपल्सन नहीं होता, तो इसलिए जैसे बहुत सारे लोग हैं कि किताब कभी एनसीईआरटी की भी चलाते हैं, साथ में एक प्राइवेट बोर्ड की भी चला लेते हैं, अरे प्राइवेट पब्लिशर की चला लेते हैं, तो प्राइवेट पब्लिशर वाली जगह पर कम से कम हमारी पुस्तक को स्थान दे करके एक बार आप खुद समीक्षा करके देखिए, पढ़ा करके, और आपका जो अनुभव होगा मुझसे शेयर करिएगा जी। आपके सुझाव होंगे तो उसको भी हम तार्किक रूप से आपसे चर्चा करके, विमर्श करके, उसको विनम्रतापूर्वक हम उसको समावेशित करने की भी कोशिश करेंगे। जी। एक प्रश्न ये था कि जैसे अब नेक्स्ट जुलाई से कक्षा स्टार्ट हो जाएगी, तो यदि हम अभी जुड़ना चाहें तो वो कितने, 2 महीने में, 1 महीने में कभी जुड़ जाएं? उसका दो एक स्वरूप है, पहले आप एक सिर्फ ना एसोसिएशन अप्लाई कर दीजिए जी। तो उसमें आप नर्सरी से लेके 8वीं तक का हाँ। हमारे जो सिलेबस है और हमारी जो जितनी अवेलेबल पुस्तकें हैं उससे पढ़ाना शुरू कर लीजिए। हमने सिर्फ एक ही रखा है कि जो जो किताबें हमारी तैयार होती हैं वो तो हम चलाएंगे अपने बोर्ड के एसोसिएशन या एफिलिएशन में, लेकिन जो नहीं है उसमें हम किसी प्राइवेट बोर्ड की किताब अलाउ नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी को अलाउ कर रहे हैं सिर्फ। इधर बीएसबी बुक और एनसीईआरटी बुक, क्योंकि मैंने किसी मेरे प्राइवेट पब्लिशर से कोई मतलब ऐसा कोई भाव विपरीत नहीं है, लेकिन मैंने अभी देखा, आप लोग विद्यालय में देखिएगा बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर, मैं सबको तो नहीं कह रहा हूँ बट मेजॉरिटी, हमने पाया कि लिखे हैं कंप्लायंट एनसीएफ, मोहर लगा दिए हैं ऊपर। और जब मैंने अंदर करीब 11-12 पब्लिशर्स की किताब को पहली से लेके 6ठी 8वीं तक पढ़ा, तो मैंने देखा कि जितनी भी, आप खुद पढ़िएगा 600 पेज का जो एनसीएफ जारी हुआ है, उसमें एज वाइज, ग्रेड वाइज कॉम्पिटेंसीज डिफाइंड है। उस कॉम्पिटेंसीज को या स्किल, वैल्यूज, डिस्पोजिशन, उसको पूरा करने वाले ना तो लेसन है, ना अभ्यास है, ना चैप्टर है, लेकिन एक मोहर लगाया और मार्केट में लेकर किताबें आ गए हैं। तो उससे न तो बच्चे एनसीएफ के बारे में भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई पहले और अब में अंदर क्या है फिर, लेकिन जब आप एनसीएफ के अनुसार किताब हमारी देखेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी। कुछ कमी हो सकती है, मैं परफेक्शन का दावा नहीं करता कोई, लेकिन अगर कुछ कमी होगी तो आप लोगों के परामर्श से उससे सुधारा भी जाएगा। तो आप एसोसिएशन तो तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, उसी में लिखा है bsb.org.in पर आप देखोगे तो उसमें वो भी प्रक्रिया लिखी है, वो तो आप अप्लाई कर दीजिए, और उसकी फीस भी मात्र 20,000 रुपये है। ओम नमस्ते। मैं भैया के स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। उसमें नर्सरी से लेकर 8वीं तक जो राज्य शिक्षा केंद्र से मान्यता लेनी पड़ती है, वो लेना अभी अनिवार्य हो जाएगा क्या, यदि ये इसमें अप्लाई किया तो? ये मात्र बोर्ड में ही नहीं, जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 से, उसमें ही ये प्रावधान है कि कोई भी देश का कोई भी विद्यालय प्राइमरी एजुकेशन पहले उस राज्य के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही अनुमोदन से चलेगा। ये पूरे देश में लागू है प्रिंसिपल साहब, चाहे वो भारतीय शिक्षा बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे सीएससी हो, चाहे माध्यमिक शिक्षण मंडल हो, पहले आपको 8वीं तक तो लेना ही पड़ता है। इसके बाद फिर जब आगे जुड़ेंगे तो आप पूरे के पूरे 100% जुड़ जाएंगे। लेकिन पुस्तकों के बारे में उन्होंने प्राइवेट फाइनेंस स्कूलों को कोई बाध्यता नहीं किया है कि आप ये किताब पढ़ाओ या वो किताब पढ़ाओ। एमपी बोर्ड से जो जुड़े हुए हैं वो बोर्ड परीक्षा, जैसे बोर्ड परीक्षा आधारित परीक्षा दे रहे बच्चे 5वीं और 8वीं के, जहाँ उसी जगह पर सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं वो नहीं दे रहे, तो इसीलिए पूछ रहा था मैं कि हमारे में जैसे जो सीबीएसई कर रही है ना, हाँ हाँ, फिर हम भी वही करेंगे।
हाँ, तो सीबीएसई से जो जुड़े हैं वो 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं दे रहे हाँ हैं। हम भी नहीं लेंगे तो परीक्षा, नहीं इसलिए दे कि रहे। जो एनसीएफ है हाँ। अभी तक वो 5वीं 8वीं की परीक्षा की बात नहीं किया है, और हम एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको ही मानने के लिए बाध्य हैं, और भारत सरकार ने हमसे यही कहा है कि आप एनसीएफ को फॉलो करेंगे। अगर एनसीएफ कहेगा कि नहीं 5वीं 8वीं का लो किसी स्टेज पर, तब लेंगे। सभी पूजनीय ज्ञानीजनों को प्रणाम। इतनी बड़ी सभा में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के समान है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगा। अभिषेक श्रीवास्तव मेरा नाम है। बाल भवन स्कूल श्यामला हिल्स पे कंप्यूटर एचओडी हूँ। 25 साल से सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग कोचिंग चलाता हूँ, 3 बच्चों का पिता हूँ। बड़ा बेटा 19 साल का है, जिसने 10th के बाद पॉलिटेक्निक में फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम उसके ड्यू हैं, लेकिन आज वो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, माई एसक्यूएल, जावा में प्रोजेक्ट बना चुका है और दैनिक भास्कर जैसे एक रेप्यूटेड ग्रुप में अपनी इंटर्नशिप कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में। दूसरा बेटा है जो कि नेशनल लेवल पर 3 गोल्ड मेडल जीत चुका है मल्लखंब में, और साथ ही जिम्नास्टिक्स में इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे में अपना हुनर दिखा चुका है। कुछ पीड़ाएं हैं जो पेरेंट के तौर पे आप सभी की होंगी, यदि हैं तो हाँ कहिए। पहली चीज़ मोबाइल, डिजिटल। आज की डेट में यदि स्कूल ना हो तो मुझे लगता है 90% पेरेंट अपने बच्चे को 9 बजे के पहले उठा नहीं सकते, उनके बाल नहीं कटवा सकते। तो शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हम पे है। बहुत पीड़ा होती है ये देख के कि आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के बाद आज उसको हैप्पी बर्थडे टू यू भी पूरा नहीं आता, और गायत्री मंत्र भी हम सिखा नहीं पाए। हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र हमने अपने पेरेंट को पाठ करते हुए हमने याद कर लिया, लेकिन हम अपने बच्चों को शाम की आरती करना नहीं सिखा पाए क्योंकि हम ही नहीं करते। तो मेरा अनुरोध सिर्फ ये है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो ना सिर्फ स्कूल एजुकेशन बल्कि एक पूरी लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए है। इस बड़े काम में कहीं भी किसी भी लेवल पर मैं किसी भी छोटे मोटे योगदान में काम आ सकूं तो मुझे याद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप दिए की क्षमता कम नहीं होती है, अंधेरे में सूरज का विकल्प वही होता है, तो इसलिए उसकी अपनी बहुत अहमियत है। जो आपने बोला है वो संकट है, लेकिन आप हमारी जो पुस्तकें देखेंगे तो नर्सरी से ही आपको टीचर्स को लेसन ही इस तरह का है कि उसको प्रेयर कराना होगा। उसको आप देखेंगे तो पहली दूसरी से ही उपनिषद के कथानक उनकी भाषा में मिलेगा। पंचतंत्र के वही चीजें मिलेंगी जो आज के लाइफ स्किल से जुड़ी हुई हैं। एक चीज हमने ये ध्यान रखा है कि हम पुरातन का कोई भी प्रसंग उठाएंगे, हमने ये जो ध्यान रखा है ना प्राचीन के उदाहरणों का, जैसा इन्होंने उठाया कि गायत्री मंत्र मालूम हो, प्रेयर मालूम हो, मंत्र मालूम हो, लेकिन आज के बच्चों के मन में ये भी भाव होता है कि इनकी जरूरत क्या है। एक बहुत ही आजकल एक कॉज एंड इफेक्ट का एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है। तो हम अपनी पुस्तकों में जब उन पाठों को रख रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरती से आज के संदर्भ के साथ जोड़ करके रख रहे हैं। सीधे सीधे इस तरह नहीं रखते कि जैसे बच्चा रट ले मंत्र, उसको आज के संदर्भ में लेके ला रहे हैं कि जिससे उसको लगे कि आज की लाइफ स्किल सीख रहा हो और उसके बहाने वो जान रहा हो, तो दोनों के साथ उसका तारतम्य हो जाए। जैसे पंचतंत्र की कहानी कोई हम ऐसी नहीं ले रहे हैं जो आज की लाइफ स्किल से जोड़ के न दिखा रहे हो, और उन कहानियों को नहीं ले रहे हैं जो स्त्री गरिमा के विरुद्ध हैं। उसमें बहुत सारे हितोपदेश और पंचतंत्र में, क्योंकि विष्णु शर्मा ने एक बिगड़ैल राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे राज्य चलाने के बारे में, तो सब बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो समकालीन परिस्थितियों में रही होंगी ठीक, आज की तारीख में नहीं ठीक है, उसको हम नहीं प्रश्रय दे रहे हैं, आंख मूंद करके नहीं। उपनिषद की कोई कहानी ले रहे हैं तो उसको हम आज के कैसे आधुनिक 21st सेंचुरी स्किल के साथ कैसे जोड़ेंगे, उसके साथ कोहेरेंस कर रहे हैं।
बिल्कुल आंख मूंद के नहीं कर रहे हैं, तो वो ध्यान रखा जा रहा है। और आप तो सॉफ्टवेयर के आदमी हो, आप जानते होंगे कि संस्कृत हमने अनिवार्य कर रखा है पहली से 12वीं तक अपने बोर्ड में। इसलिए कर रखा है कि भारत की पूरी ज्ञान परंपरा का 80% हिस्सा संस्कृत में होगा, 20% में पाली और तमिल में होगा। तो संस्कृत जब तक नहीं जानेगा तब तक अपनी ज्ञान परंपरा का सही भाष्य नहीं कर पाएगा, दूसरे का भाष्य किया हुआ उधार का पड़ेगा, इसलिए उसको रखा है। और दूसरा, कई लोग कहते हैं संस्कृत क्यों रखे हैं, हमने कहा बताओ, मैं भी चूंकि साइंस का आदमी हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की इन्होंने। आज पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे अच्छी साइंटिफिक भाषा कंप्यूटर के लिए पूरी दुनिया मानने लगी है कि संस्कृत है। ये पता है, संस्कृत ही मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सारी भाषाओं का प्रयोग हो गया, डिजिटल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेसिंग टूल्स बने, सब फेल कर रहे हैं। क्यों फेल कर रहे हैं? बस एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं। जैसे फायर, अग्नि, कोई एल्गोरिदम बनाते हो आप कंप्यूटर में, तो कोड करते हैं पहले, इसके बाद डिकोड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही तो है। जो इंफॉर्मेशन उसको एल्गोरिदम के रूप में रहती है उसी को डिकोड करके आपको बताता है, ये एक्टिविटी कराता है। तो जब आप कोड करोगे और डिकोड करने में अगर कंफ्यूजन हो गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा। जैसे अग्नि, अग्नि का पूरी अंग्रेजी भाषा में एक ही शब्द है फायर, जबकि इस अग्नि के बहुत सारे विविध प्रकार हैं, आयाम है। कहीं यज्ञ में आहुति देने में है, तो कहीं उसको प्योरीफाई करने में है सोने को, तो कहीं ड्राई करने में है, सुखाने में है, तो कहीं जलाने में है। अनेक तरह के 34 प्रकार हैं, 34 सिनोनिमस हैं संस्कृत में अग्नि के। तो मान लो कहीं पर कोडिंग में अग्नि को डालना है, बात हो रही है यज्ञ के वन्नी की, वो वह धातु से बनी हुई वन्नी, लेकिन वो डालेगा फायर। तो आप तो समझ में नहीं आएगा कि ये यज्ञ की आहुति वाला डिकोड करे, वो कि घर जलाने वाला करे, कौन सा डिकोड करे, या इसको प्योरीफाई करने वाला डिकोड करे। संस्कृत मात्र एक ऐसी भाषा है जो पाणिनि के 3983 सूत्रों के आधार पर इतने धातु रूप और प्रत्यय और सर्ग जोड़ करके अनगिनत अरबों खरबों शब्द बन सकते हैं, उसमें इतनी सामर्थ्य है। इसलिए सारे विज्ञान के लोग मानने लगे कि संस्कृत ही, ब्राउन यूनिवर्सिटी में इसी पर बहुत मेजर रिसर्च चल रहा है कि संस्कृत को ही पूरी दुनिया में कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में घोषित किया जाए, और आने वाला समय हमारी ज्ञान परंपरा का ही होगा। ये विज्ञान भी घुटने टेक के बताएगा, इसलिए संस्कृत पढ़ना जरूरी है। अब मैं इनसे, आदरणीय वेद जी से कहूंगा कि इसको समग्रता की ओर ले जाएं, क्योंकि समापन शब्द में प्रयोग नहीं करता, समग्रता की ओर, आज को पूर्णता की ओर ले जाइए। आदरणीय एनपी सिंह साहब, पूज्य स्वामी जी महाराज और आप सब जो हमारे अनुरोध पर यहाँ उपस्थित हुए, अपना बहुत बहुमूल्य समय आपने दिया। और सबसे बड़ी बात जो रही कि आप लोग जुड़े, जो इंटरेक्शन का मूल बेस होता है वो है यहाँ हुआ। हर पालक ने, हर शिक्षक ने, प्राचार्यों ने, स्कूल के संचालकों ने इस शिक्षा बोर्ड की संरचना, उसके उद्देश्य, उसके संबंध में गहरी रुचि प्रदर्शित की। ये काम 2 दिन में होने वाला नहीं है, समय लगेगा, परिवर्तन धीमे धीमे होता है। अब धीरे धीरे आएगा, एक एक पुस्तक लेके आप करेंगे और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी। लेकिन एक चिंगारी, एक हमें लॉ मिल गई है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। इसके लिए आपने जो रुचि प्रदर्शित की है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे भी मैं आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की संगोष्ठियां हम और बड़े व्यापक रूप में करेंगे, और जो क्वेरीज होंगी, कुछ पुस्तकें भी हम यहाँ ला के रखेंगे ताकि आप उसको देख सकें और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकें। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।